आइए बच्चों, प्रकाशिकी की अगली सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर 1/f, और ये f तब लिया जाएगा जब मीटर में हो, यानी कि P बराबर 1/f। ठीक है, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, लेंस की क्षमता बराबर 1/ लेंस की फोकस दूरी। या P बराबर 1/f, f जब लिया जाएगा जब f को हम मीटर में मापेंगे, और अगर हमने f को सेंटीमीटर में मापा तो P बराबर हो जाएगा 100/f, और ये मापा जाएगा सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। इसको D से प्रदर्शित करते हैं। किससे? D से। अब इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिए कि अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक होगी। और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ठीक, तो लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1/ लेंस की फोकस दूरी। या हम इसको अगर फोकस दूरी को मीटर में मापेंगे तो इसके लिए P बराबर 1/f मीटर में, और यदि फोकस दूरी हम सेंटीमीटर में मापते हैं तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मान लेते हैं दो लेंस, हमने पतले लेंस लिए इस तरीके से, उत्तल लेंस, और इनको संयुक्त कर दिया। इनकी है ये मुख्य अक्ष, ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस है, और दोनों लेंस हैं पतले। ये ध्यान रखना, दोनों लेंस कैसे हैं? पतले। एक लेंस की, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखो इसकी मुख्य अक्ष पर, ये ध्यान दें बच्चे, एक लेंस और दूसरा लेंस दोनों पतले लेंस है, और दोनों को हमने मिला दिया, संयुक्त कर दिया।
तो अब हमें इस पूरे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी कि एक लेंस बन गया, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पर हम वस्तु मान लेते हैं O, बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण जब पहले लेंस पर पड़ेगी तो पहले लेंस के कारण अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के कारण मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है, ये इसको हम मान लेते हैं आई डैश, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, जिसकी दूरी वी डैश ले लेते हैं यहाँ से। अब देखो जब ये ऐसे दूसरे लेंस पर जब ये प्रकाश किरण पहुँच रही होगी तो इससे भी अपवर्तन होगा। तो ये प्रकाश किरण वास्तव में सीधी न जाकर ऐसे इस तरीके से मुख्य अक्ष पर कहीं मिलती होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी, इसको हम मान लेते हैं V। ठीक, यहाँ से पहले वस्तु से इसकी वस्तु की दूरी को हम मान लेते हैं स्मॉल u। तो अब ध्यान देखो कि वस्तु की स्थिति u है, तो पहले लेंस जो पहला पतला लेंस है उससे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v डैश पर, और जो दूसरा लेंस है उसके लिए v डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ये बात यहाँ ध्यान रखनी है, और प्रतिबिंब उसका बनेगा v पर। समझ गए बच्चे, v डैश आभासी वस्तु और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v पर। पहले वस्तु कहाँ पर है, u पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v डैश पर। चूंकि लेंस जब पतला है तो इसकी मोटाई को नगण्य मान लेते हैं, समझे, मोटाई को क्या मान लेंगे, नगण्य। तो v डैश पर बनेगा पहले के लिए, और v डैश ही दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी और उसका प्रतिबिंब बन जाएगा v पर। तो अब देखो प्रकाश किरण यहाँ से वस्तु की स्थिति ये है और प्रतिबिंब की स्थिति ये है, और इसकी फोकस दूरी हमने मानी है f1, और इसके लिए वस्तु की स्थिति ये है और प्रतिबिंब की स्थिति ये है, और इसकी फोकस दूरी मानी है f2। तो देखो प्रथम पतले लेंस के लिए 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय पतले लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f2 इक्वेशन सेकेंड। ये होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए वस्तु की स्थिति क्या लिखोगे, v डैश, समझ गए। यहाँ पर 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1, यहाँ पर 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। वैसे सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, v डैश पर, तो यहाँ v डैश होगा, और दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, v पर, लेकिन दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु है वो किस पर है, v डैश पर है, तो इसलिए इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो ये प्लस का है और इधर ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वेशन थर्ड। अब एक कल्पना करें कि जब ये दोनों लेंस हमने मिला दिए तो इनके स्थान पर
यदि एक पतले लेंस की कल्पना कर लें, कोई एक पतला लेंस बन रहा हो, एक ऐसी कल्पना कर लें कि ये जब दोनों लेंस हमने मिला दिए तो इनके स्थान पर मानो एक पतला लेंस बन गया हो और उसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ रही हो, तो ये वस्तु की स्थिति अब u है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, v पर। वस्तु u पर रखी हो और वास्तविक प्रतिबिंब उसका v पर बन रहा हो। जैसे मान लो कल्पना करिए कि एक लेंस था, दूसरे लेंस के साथ संपर्क में लाया गया, तो जब दूसरे लेंस के साथ संपर्क में लाया गया तो उनसे मिलकर एक संयुक्त लेंस बन गया होगा और उसका प्रतिबिंब बन रहा है v पर और वस्तु कहाँ रखी है, u पर। तो उसके लिए जो फोकस दूरी का सूत्र लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा बेटा, 1/F बराबर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F इक्वेशन 4। ये बात ध्यान रखना। कौन सी, यहाँ पर इसके बाद एक सॉल्यूशन में लाएंगे कि अगर ये दोनों लेंस संयुक्त होकर एक लेंस बन जाएं और उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो, कैपिटल एफ, और उसके सामने तब रखी हुई वस्तु u का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v पर, तो उसके लिए लेंस का सूत्र क्या लिखा जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/F। समीकरण डाल दीजिए 4। इन दोनों समीकरणों का कर देंगे कंपैरिजन, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर 1/ या लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हो जाता है जब दोनों लेंस संपर्क में रखे हों। कैसे रखे हों, संपर्क में। ठीक, तो यहाँ से देखो कैपिटल F बराबर, ये जब हम कैपिटल F की वैल्यू लिखेंगे, जैसे इसको सॉल्व कर लें, 1/F बराबर 1/F1 F2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा F1 प्लस F2, तो कैपिटल F बराबर हो जाएगा F1 F2/F1 प्लस F2। या तो हम इस सूत्र का उपयोग कर लें या इस सूत्र का उपयोग कर लें। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र कब है, जब दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। अब अगर यही लेंस अलग अलग रखे होते, ये L1 होता, ये L2 होता, इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी फोकस दूरी होती F2 और इनके बीच की दूरी होती स्मॉल d। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग प्रयोग करेंगे 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये ध्यान रखें, माइनस d/F1 F2। क्या रखोगे, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस d/F1 F2। मान लीजिए 1/F बराबर, यहाँ पर F1 F2 आपने एलसीएम ले लिया इनका, तो यहाँ से बचेगा F2 प्लस F1 माइनस d, या इसको क्रम परिवर्तित करके भी लिख सकते हो F1 F2/F1 प्लस F2 माइनस d। यदि दो लेंस पास पास रखे हैं लेकिन उनके बीच की दूरी स्मॉल d है या कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उस समय उस संयुक्त लेंस की जो एक लेंस की कल्पना हो रही हो, उसकी फोकस दूरी का सूत्र 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस d/F1 F2, या F बराबर F1 F2/F1 प्लस F2 माइनस d हो जाएगा। अब आगे चलिए,
अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की पावर। अगर मान लो इस लेंस की फोकस दूरी f1 और इस लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हम मान लेंगे इस लेंस की क्षमता मान लो P1 और इस लेंस की क्षमता P2 है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगी। इसी तरीके से कई लेंस अगर संपर्क में लाए जाते हैं तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, या उनको हम इस तरीके से देखो, इसको और दूसरे तरीके से कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे, सूत्र होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो अब इसमें देखो संयुक्त लेंस बन गया, तो इसकी क्षमता समझते हो क्या लिख दोगे, P। ये लेंस है तो इसकी क्षमता P1, ये दूसरे लेंस के लिए लिखी हुई क्षमता, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2। ओके, तो ये संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखिए कितने भी इस लेंसों को संपर्क में लाया जाए उसकी क्षमता हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। पहला, यदि मान लो बहुत से लेंसों को संपर्क में रखा गया और हाँ, अब यहीं पे एक बात और ध्यान आ रही है कि जो संपर्क में रखे हुए लेंस थे उनको हमने उत्तल माना था, अवतल भी मान सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक प्रयोग करना होगा। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे प्रयोग करोगे, ऋणात्मक प्रयोग करोगे। तो अब इसमें देखो पहले नोट में, यदि हमने कई जो है लेंसों को संयुक्त कर रखा है, तो संयुक्त कर रखा है उनका पूछा जाए कि संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन, तो यदि मान लें हम कि पहले लेंस का रेखीय आवर्धन M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3, ऐसे इस तरीके से डॉट 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 कई लेंसों के रेखीय आवर्धन दिए हों और संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन पूछा जाए, तो संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट 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 डॉट, यानी कि समस्त लेंसों के रेखीय आवर्धनों का जो गुणनफल है वो संयुक्त लेंस के रेखीय आवर्धन के बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें दूसरा, मान चलिए क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन निकालना हो, कोई वस्तु दी गई हो और उसका क्षेत्रफल निकाला जाए और उसमें आवर्धन निकालना हो, तो रेखीय आवर्धन के लिए वैसे सूत्र जानते हो कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो अगर यहीं पर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु का क्षेत्रफल दिया जाए, समझे, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु का क्षेत्रफल दिया जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन और यदि ऐसा कहा जाए कि वस्तु की चौड़ाई, लंबाई, इस तरीके से अगर उनके रेखीय आवर्धन दिए जाएं, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं M बराबर M1 इंटू M2। जैसे क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई में आवर्धन, चौड़ाई में आवर्धन, तो इसलिए उसका रेखीय आवर्धन क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, M बराबर M1 M2 हो जाएगा।
इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है तीसरा, कि मान चलिए लेंस कभी इस द्वारक का हो, कभी बड़ा द्वारक हो, कभी और बड़ा द्वारक हो, तो क्या इनसे बनने वाले प्रतिबिंब पर प्रतिबिंब की तीव्रता में कोई इफेक्ट पड़ता है? तो इसके लिए एक रिजल्ट हम याद रखेंगे कि जो प्रतिबिंब की तीव्रता होती है वो लेंस के द्वारक के वर्ग के या लेंस के द्वारक के व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा, व्यास जितना अधिक होगा, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। लेंस का द्वारक या लेंस का व्यास जितना छोटा होगा, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता उतनी ही कम होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। आई अनुक्रमानुपाती डी स्क्वायर। अब इसी से संबंधित कुछ रिजल्ट और ले लेते हैं। मान लो ये लेंस बना और ये लेंस ऐसे कई भागों में ऐसे डिवाइड हो गया और जिनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं। पांच पदार्थों से मिलकर ये लेंस बना और पांचों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं। तो इसके सामने रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये प्रश्न। ये लेंस कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बन रहा है और जिनके अपवर्तनांक n1, n2, n3, n4, n5 हैं। तो इसके सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब कितने होंगे? तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है इस स्थिति में, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर पदार्थ के अपवर्तनांकों की संख्या, या हम सीधे लिख देते हैं अपवर्तनांकों की संख्या। अगर मान ले इसमें 5 प्रकार के पदार्थ उपयोग किए गए हैं तो कितने बन जाएंगे प्रतिबिंब? 5 बनेंगे। 2 प्रकार का पदार्थ उपयोग किया गया हो, मान लो ये लेंस 2, ये n1 और n2 2 से बना है, तो इससे प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और ये जब n से ही बनता है तो प्रतिबिंब कितना बनता है? 1। समझ गए बात? तो ये ध्यान से सभी समझें। ये जितने भी नोट्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। तो प्रतिबिंबों की संख्या ये हो गई, इस तरीके से निकाली जाएगी। इसके बाद इसमें कुछ लेंसों को, ये बोर्ड एग्जाम में देखा होगा, लेंसों पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं, लेंस को काट दिया जाता है। तो देखो, अगर मान लो हमने ये लेंस लिया और इस लेंस को ऐसे कट कर दिया, तो ऐसे कट करने का मतलब ये 2 भागों में बट जाएगा। तो 2 भागों में बट गया तो उसने इससे यहाँ से प्रश्न बनता है कि इन भागों की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इन भागों की फोकस दूरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले लेंस की फोकस दूरी अगर f थी, पहले लेंस की फोकस दूरी अगर f थी, तो इन भागों की, यानी इस प्रकार से अगर काट दिया गया तो इन भागों की फोकस दूरी भी f ही रहेगी, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी और फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको भी समझ लीजिए, फोकस दूरी पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। ये तर्क आप लोग समझ रहे हो, ये प्रश्न आप लोगों का बनता है कि फोकस दूरी पर भाई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। लेंस को हमने ऐसे काट के 2 भागों में बना दिया तो फोकस दूरी क्यों नहीं लेंस की बदली। आइए इसको समझते हैं। जैसे ये लेंस था, इसकी वक्रता त्रिज्या r1 और इसकी वक्रता त्रिज्या r2। तो अब हमने क्या किया, इसकी फोकस दूरी को लिखना है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2।
ये लेंस मेकर के सूत्र से अगर इसकी फोकस दूरी लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करें, इस लेंस को हमने यहाँ से काट दिया, तो जब यहाँ से काटा तो क्या ये जो भाग बन रहे हैं तो इनकी वक्रता त्रिज्याओं में इफेक्ट आया होगा? नहीं आया होगा। यहाँ से जो फोकस दूरी तैयार होगी वो रहेगी 1/f1 बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके लिए भी लिखोगे तो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए लिखी जाएगी 1/f2 बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इट्स ओके। तो जब देखो ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी बराबर है। तो जो पहले लेंस की फोकस दूरी रहेगी काटने के बाद भी प्रत्येक भाग की, चाहे जितने भागों में इसको कट कर दीजिए, प्रत्येक भाग की फोकस दूरी उतनी ही रहेगी। फोकस दूरी में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ गए? लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो लेंस के द्वारक के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है या लेंस के द्वारक के व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जब ये कैंसिल काट दिया जाएगा तो इसका द्वारक छोटा हो गया तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी। समझ गए ये? अब इसके बाद इसमें एक दूसरा पॉइंट, ऐसे काट दिया, मान लो इस प्रकार से इसको हम काट देते हैं, लेंस को लिया, ऐसा लेंस है ये, इस तरीके से इसको हम काट देते हैं। तो जब इस तरीके से इसको काट दोगे तो एक भाग ऐसा बन जाएगा और दूसरा भाग ऐसा बन जाएगा। तो अब प्रश्न होता है कि प्रतिबिंब की तीव्रता और फोकस दूरी में क्या इफेक्ट हो जाएगा, यानी इन भागों की फोकस दूरी क्या बदलेगी या समान रहेगी, इसको समझते हैं। तो जब इसके लिए हम फोकस दूरी लिखें, देखिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे, 1/F बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये होगी। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए जब हम इस भाग में आते हैं तो इस भाग में देखें, इस पृष्ठ की, तो ये वाला पृष्ठ ये है तो इसकी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो r1 है, लेकिन ये जो पृष्ठ है ये समतल हो गया और समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इसके लिए बेटा जब फोकस दूरी लिखोगे तो इसके लिए हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू n-1। अपवर्तनांक तो हम वही लिखेंगे चूँकि पदार्थ परिवर्तित नहीं किया गया, तो n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/इनफाइनाइट या 1/f1 इक्वल टू n-1 बटे r1 हो जाएगा। समझ गए? n-1 बटे r1, चूंकि इसकी फोकस दूरी ये क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी हम मान लीजिए, चलिए इसको हम लिखें सेकेंड, दूसरा पृष्ठ लीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या r2 और इसकी हो गई इनफाइनाइट। तो इसमें 1/f2 इक्वल टू n-1 इंटू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r2। तो इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा 1/f2 बराबर n-1/r2। इक्वेशन डाल दें थर्ड। अब एक कल्पना करें कि मान लो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r1 बराबर r2 बराबर r है। तो ध्यान रखिए, उत्तल लेंस में जो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस चिन्ह के साथ और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस चिन्ह के साथ दर्शाई जाती है। मैथमेटिकल रिजल्ट अगर निकालें तो समझिए, इसमें जब इक्वेशन फर्स्ट में आप ये पॉइंट रखोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा?
1/f बराबर n-1 इंटू 1/r प्लस 1/r, यानी ऊपर हो जाएगा 2, तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा 1/f बराबर 2n-1/r, या f बराबर कैपिटल R बटे 2n-1, ये रिजल्ट। यानी कि जब लेंस को काटा नहीं गया था तो जब मैथमेटिकल मान हम निकालते हैं तो उसके लिए फोकस दूरी कैपिटल R बटे 2 इंटू n-1। अब इसमें रख दीजिए। अब हमने लेंस को कट कर दिया, ये पहला प्रश्न था, इसके लिए मान धनात्मक होगा, तो 1/f1 इक्वल टू n-1/r, या यहीं से f1 बराबर कैपिटल R बटे n-1। तो अब देखो इसको और इसकी जब हम तुलना करेंगे तो ये 1/2 है और ये है इतना, तो इसका मतलब ये है कि जब लेंस को हमने इस प्रकार से कट कर दिया तो इसकी फोकस दूरी प्रत्येक भाग की कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई, 2 गुनी, यानी कि f1 बराबर 2f, देखो ये है 1/2 कैपिटल R बटे n-1 और ये है f1 बराबर कैपिटल R बटे n-1, ये इसके बराबर, जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तब ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये फोकस दूरी इसकी तुलना में कैसी हो गई, 2 गुनी। यदि लेंस की पहले फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार से काटने पर लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए दूसरा पार्ट भी समझ लीजिए, ये यहाँ पे ये सॉरी माइनस का चिन्ह था, यहाँ 1/f2 बराबर n-1 बटे -r2, तो अब इसमें हम जब r2 के स्थान पर इसका मान रखेंगे तो 1/f2 इक्वल टू n-1 बटे माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, या f2 बराबर आ जाएगा कैपिटल R बटे n-1। तो ये फोकस दूरी कैसी हो गई, इसकी तुलना में ये भी 2 गुनी हो गई, यानी f2 बराबर 2f प्राप्त हो गया। तो ध्यान रखिए जब लेंस को मुख्य अक्ष के अंदर से ऐसे काट दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे व्यास के अंदर से इस प्रकार से कट कर दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो प्रत्येक भाग की जो फोकस दूरी होती है वो 2 गुनी हो जाती है। समझ गए? तो ये पॉइंट इसमें थे, इस पर सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सवालों के लिए ये विशेषकर जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें अगला टॉपिक है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। देखो बेटा न्यूटन बाबा सभी जगह आपके इंक्लूड मिलेंगे, प्रकाशिकी में भी आ जाते हैं, यानी जहाँ जिस क्षेत्र में इनको ज़रूरत समझ पड़ी अपनी वहाँ इन्होंने अपना योगदान दिया। तो क्या है कि जो पतला लेंस है इसके लिए जब हम न्यूटन का सूत्र लिखते हैं तो हालांकि ये वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लीजिए। न्यूटन ने ये कहा था कि जैसे लेंस के ये 2 फोकस होते हैं, ये इसका मुख्य फोकस या प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस, तो ये मान लो एफ है एफ डैश है और ये एफ है। तो इससे जब हम लेंस से इसकी फोकस दूरी जो लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसकी फोकस दूरी हमने लिखी स्मॉल एफ और इसकी फोकस दूरी लिखी एफ डैश। तो न्यूटन बाबा ने बताया बेटा कि यदि हम इनकी इसके प्रकाशिक केंद्र से इनकी दूरियां ना मापन करके यदि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी उनके फोकसों से मापन करें तो रिजल्ट जो है हमें अच्छे यानी सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं। तो मान चलो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ओ, और इसकी स्थिति हम यहाँ से न्यूटन के अनुसार हम यहाँ से मापेंगे, और जब इसका प्रतिबिंब मान चलिए यहाँ बन रहा है, तो अब उन्होंने बताया कि इस प्रतिबिंब की स्थिति भी फोकस से आप मापन करिए। तो ये मान लीजिए आई है,
तो ऐसी स्थितियों में न्यूटन ने क्या सूत्र दिया, एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। पतले लेंस के लिए न्यूटन का जो सूत्र है वो एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। याद रखना है, जो ये स्मॉल एफ है ये द्वितीय फोकस दूरी है, एफ डैश है ये प्रथम फोकस दूरी है। और x जो है x ये द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। और जो x डैश है ये प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है। तो ये ध्यान रखिए, ये न्यूटन बाबा ने एक सूत्र दिया था एक्स एक्स बराबर एफ एफ डैश। अब दिमाग में चल रहा होगा चूंकि दोनों ओर की जो फोकस दूरी होती है वो समान होती है, तो ध्यान रखो जब समान हो तो ये वैल्यू जो होती है ये एफ डैश बराबर माइनस एफ हो जाए, यानी इधर की फोकस दूरी ऋणात्मक और उधर की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। चिन्ह पर पार्टी के आधार पर अगर वैल्यू रखोगे तो एक्स डैश का मान ऋणात्मक और एफ डैश का मान ऋणात्मक होगा, एफ और एक्स का मान जो है वो धनात्मक होगा। तो ये पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। एफ जो है ये द्वितीय फोकस दूरी, एफ डैश है प्रथम फोकस दूरी, एक्स है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी और एक्स डैश है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी। जैसे मान लो ये एक लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु है, तो इससे प्रकाश किरण ये जाएगी और इसके बाद ये इसके फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरेगी। समझ गए? दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर इस प्रकार से गुजरेगी। ये ओ डैश। विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है उसको समझना है। यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश। इसके बाद क्या किया, विस्थापन विधि क्या है कि ये जो लेंस है इसको ही विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ से हमने इसकी स्थिति को मान लिया U। अब देखो, अब ये लेंस जब विस्थापित कर दिया गया, कल्पना करिए यहाँ ले आए, अब यहाँ नहीं रहेगा, ये लेंस अब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा। तो यही लेंस का विस्थापन है। इसी लेंस के विस्थापन को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल d मान लीजिए, स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या है स्थिति, लेकिन क्या होनी चाहिए कि चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, लेकिन प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने। तो अब क्या है कि इसी को जब आगे बढ़ाओगे इस तरीके से ये प्रकाश किरण आएगी तो इसका फोकस यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण होगी वो इस प्रकार से यहाँ कट कर जाएगी, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश उसी स्थान पर। समझ गए? तो पहली स्थिति के लिए ये देखो V। अब बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जब ये लेंस यहाँ चला गया तो वस्तु की दूरी ये हो गई और प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई। अगर हम इधर से देखें तो ये U हो गया और ये हो गया प्रतिबिंब।
समझ गए, पहले u था अब ये v था। तो इस तरीके से यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो टोटल दूरी है वो बन गई v प्लस यू, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल a से। प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी को स्मॉल a से, ये विस्थापन विधि ध्यान से समझे, पहले लेंस यहाँ था, अब इस लेंस को हटा के अब यहाँ नहीं रहा, यहाँ पहुँच गया, लेकिन प्रतिबिंब वहीं पर बने। ये अगर शर्त है तो विस्थापन विधि से हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी टोटल कितनी हो गई, v प्लस यू, इसको हम a से प्रदर्शित करेंगे, और लेंस के विस्थापन की स्थिति को हम d से प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए सूत्र लिखा जाता है F बराबर, इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। क्या लिखा जाएगा, F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, जहाँ a बराबर v प्लस यू और d बराबर v माइनस यू। देखो लिखा जा सकता है, d बराबर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से v है और यहाँ से u, तो v माइनस यू लिख सकते हैं। जैसे मान चलो कल्पना करो यहाँ पर u पहुँच गया, अब ये v हो गया, तो इसको हम d बराबर v माइनस यू लिखेंगे और ये बराबर v प्लस यू लिखेंगे। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर दें, तो देखो a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2v हो जाएगा, तो v बराबर प्राप्त हो जाएगा a प्लस डी अपॉन 2। और अगर हम इससे इसको घटा दें तो a माइनस डी बराबर, देखो ये जब इसको घटा देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2u, तो u बराबर प्राप्त हो जाएगा a माइनस डी अपॉन 2। अगर a और d के डायरेक्ट सवाल में मान दिए गए हैं तो उनसे अगर हमें वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करनी है तो पहले हम v बराबर निकाल लेंगे a प्लस डी अपॉन 2 और u बराबर a माइनस डी अपॉन 2। और अगर डायरेक्ट हमें फोकस दूरी a और d के मान से कहा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी इतनी और लेंस का विस्थापन इतना है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो f बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। और यही वहीं पर अगर ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो v बराबर a प्लस डी अपॉन 2 और u बराबर हो जाएगा a माइनस डी अपॉन 2। समझ गए बेटा। तो ये रिजल्ट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये लेंस का विस्थापन मेथड है कि लेंस को विस्थापित करके, इसका अपने सिलेबस में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में इसको समझेंगे और इस सूत्र का उपयोग करेंगे। कभी कभी परीक्षा में इस सवाल को भी, इससे आधारित सवाल को भी पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए आपको सूत्र याद रखना है, बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, और a बराबर v प्लस यू होता है, d बराबर v माइनस यू होता है। a को हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। a क्या है, प्रतिबिंब एवं वस्तु के बीच की दूरी, और d क्या है, लेंस का विस्थापन। समझ गए बेटा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहीं से अगर हम जैसे इसमें ये हो कि मान चलो वस्तु की लंबाई o है, पहला वाला प्रतिबिंब था उसकी लंबाई I1 थी, दूसरा वाला प्रतिबिंब है उसकी लंबाई I2 है। तो इसमें ये पूछा जाए कि I1 प्रतिबिंबों की लंबाइयाँ क्रमशः I1 व I2 हैं, एक ही स्थान पर बन रहे हैं, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा, O बराबर अंडर रूट I1 I2, यानी प्रतिबिंब की लंबाइयों का जो गुणोत्तर माध्य होता है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। इसी में ये तो वस्तु का आकार हो गया, और अगर यहीं पर निकालना हो प्रतिबिंबों की लंबाइयों का अनुपात,
तो इसको डायरेक्ट I1 अपॉन I2 बराबर V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर से लिखोगे। वस्तु का आकार हो गया वो बराबर अंडर रूट I1 I2, गुणोत्तर माध्य ले लिया दोनों लंबाइयों का। और इसके बाद अगर इसी में ये निकालना हो कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई, एक प्रतिबिंब की लंबाई I1 और दूसरे प्रतिबिंब की लंबाई I2 है, तो इनके लंबाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा। और सवाल में अगर हमें U और V दिए जाएं तो इसका मान हम लिख सकते हैं I1 I2 बराबर V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। तो ये विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी हो गई और उनसे संबंधित ये कुछ रिजल्ट हो गए। इनको सभी को नोट कर लेना और ध्यान से इसको समझना है कि ये हम सवालों में कब उपयोग करेंगे, जब A और D का मान दिया हो। तो F बराबर A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4A, A बराबर होता V प्लस U, D बराबर होता V माइनस U और V बराबर A प्लस D अपॉन 2, U बराबर A माइनस D अपॉन 2। और उस स्थिति में वस्तु का आकार हो बराबर अंडर रूट I1 I2। अगर I1 I2 प्रतिबिंब की लंबाइयाँ दी जाएँ, प्रतिबिंब की लंबाइयों का अनुपात अगर लिखना हो तो I1 I2 बराबर V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। बस आज के लिए इतना ही।